घर कैसा भी हो, माँ के बिना अधूरा लगता है। और वो औलाद कितनी बदनसीब है जिसने इस घर के खातिर ही अपनी माँ को कत्ल कर दिया हो। माँ वो हस्ती है जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसी दी है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हमारे माशरे में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको सोच के हमारी अकल दंग रह जाती है। मैं हूँ आपका होस्ट सादुर रहमान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी में, जहाँ दो बदनसीब बेटों ने जायदाद के खातिर अपनी सगी माँ को कत्ल कर दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया और उन बदनसीब बेटों ने इस माँ को कैसे कत्ल किया, मेरे साथ आइए जानते हैं। अच्छा जी, इस केस के जो मुद्दई थे वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो मकतूला के सगे भाई भी हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा ये अफसोसनाक वाक़या जो आपकी सगी बहन के साथ पेश आया, और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपके ये भांजों ने ही ये कारनामा सर अंजाम दिया। बदनसीब वो दोनों बेटे जिन्होंने अपनी माँ को इतना बेदर्दी से कत्ल किया। मुझे बताइएगा, बहनों के साथ भाइयों का एक रिश्ता ऐसा होता है कि अपना एक फ़ख्र होता है भाई बहनों के लिए, और एक वक्त गुजारा होता है। तो क्या कैसी थी आपकी बहन और इनकी फैमिली में क्या हालात थे, क्या मामला थे, थोड़ा सा इस हवाले से मुझे ज़रा बताइएगा। ये सब कुछ नॉर्मल था। और बाकी बेटे अनपढ़ जाल वगैरह भी थे, क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई किया नहीं कि इनको माँ के बारे में बताओ कि माँ क्या चीज़ है, क्या हस्ती है। बस वो इन निकम्मों ने बस ये किया कि जायदाद के तनाज़े के ऊपर बस इन्होंने उसको कत्ल किया। तो इनके जो वालिद थे उनका कितने अरसे पहले इनके वालिद का इंतकाल वगैरह कब हुआ था? इनका तकरीबन 5 महीने पहले इनके वालिद का इंतकाल हुआ। वो भी बीमार थे बेचारे, ड्राइवर था, मिस्त्री थे, और इधर मजदूरी मरना सोरापुर में मजदूरी वगैरह भी करते थे, गाड़ी वाड़ी बनाते थे। और फिर बीमार हो, बीमारी के बाद उनकी बहन आई, वो उसको लेके गांव में गए। गांव में उसका बीमारी का इलाज करते करते इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। तो 5 महीने तकरीबन उनको गुजरे थे। अच्छा, ये बताएं कि मुझे ये जो आपकी बहन है जिनका इन्होंने कत्ल कर दिया, तो आप लोग आपस में कितने बहन भाई थे? हम लोग 3 बहनें 3 भाई हैं। अच्छा, वो आपके साथ रहती है? तो मुझे बताइएगा, ये मुल्ज़िम जो है मुख्तियार, इसने भी आपका एक दो दफ़ा जिक्र किया, तो ऐसी क्या नौबत थी? क्योंकि वालिद का जब इंतकाल हुआ होगा इन बच्चों के, तो जाहिर सी बात है वालिद के इंतकाल के बाद जो माँ होती है उसका आसरा उसके बेटे होते हैं। और अपने शौहर को खोने के बाद या उसके इंतकाल के बाद माँ या जो होती है खातून, वो ये समझती है कि उसका जो सहारा है अब उसकी औलाद है। आप क्या कहेंगे, इनके जब वालिद का इंतकाल हुआ उसके बाद घर के हालात कैसे थे? क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है आना जाना होगा, आप मामू हैं, अक्सर आते जाते होंगे, तो क्या हालात चलते थे? ये तीनों काम करते थे और इन लोग पैसे नहीं देते थे घर पे। जब वो पैसे मांगती थी तो ये लोग जैसे लड़ाई झगड़ा करते थे इनके साथ, और यही मामलात इनके चल रहे थे। फिर एक इनका घर किराए पे था, वो किराए भी लेके ये अपने खुद इस्तेमाल करते थे और उसको नहीं देते थे। तो इस नौबत के लिए उन्होंने मामला बताने में पहले भी एक दरख्वास्त दी है। आपकी बहन ने जो हमारी बहन ने जब 5/11 को 24 को दरख्वास्त दी है इन्हों को, मगर उसके बावजूद इनको थाने बुलाया गया, इनको समझाया गया, उसके बावजूद भी ये इंसान के बच्चे नहीं बने। इसमें ये पेशे से मिस्त्री भी हैं, ये लड़का ड्राइवर भी है, और वो एक सऊदीया में इस टाइम पे जो दूसरे नंबर पे, और ये तीसरा वाला कभी मेहनत मजदूरी एक के साथ कभी दूसरे के साथ मजदूरी करते थे। अच्छा, तो आप अक्सर आते जाते होंगे, तो घर में कोई ऐसी चपकलिश हो, कोई इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कहीं कभी आप गए हो, बहन ने आपको बताया हो कि भाई ये मेरे बेटे जो है नाकारा हैं या मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा कुछ? असल में हम बहन भाइयों के आपस में जो है थोड़ा अपने खुद मामलाते थोड़े, तो इस वजह से मेरा आना जाना इनके आनी था, तो इसने इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये काम किया। मतलब आप बहन भाइयों में कुछ नाराज़गियाँ थी? हम सब बहन भाइयों में थोड़ी नाराज़गी थी, मगर ऐसे नाराज़गी थी ना कि अब बच्चे हमारे पास आते जाते थे, बच्चों के मिलते जुलते थे, असर हम बहन भाइयों का थोड़ा तनाज़ा था। इधर मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिस तरह से बता रहे हैं कि हम बहन भाइयों में नाराज़गी थी, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है कि एक लेवल पे आके जाहिर सी बात है वो बचपन की बहन भाइयों की मोहब्बत इस लेवल पे आके बहुत कम हो जाती है, अपनी अपनी फैमिलियाँ होती हैं। लेकिन आप इस कहानी में ज़रूर देखिए और इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा कि आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि एक दूसरे के दिल का हाल जानना, एक दूसरे के वक्त हालात के बारे में एक दूसरे से जानना बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। हम अपनी लड़ाइयों को हमेशा आगे रखते हैं, अपनी इज़्ज़तों को आगे रखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगा, पूरे माशरे की बात करूँगा, हम अक्सर ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ये उस वक्त में, उस
दौरानिए के अंदर अपनी बहन से मिल रहे होते, बात हो रही होती, तो शायद उन्होंने बताया होता अपने भाई को कि उसके बेटे ही, उसके सगे बेटे उसकी जान के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बदनसीबी के साथ बहुत सारी हमारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे तो मिल रहे होते हैं। स्पेशली ब्लड रिलेशंस में ये चीज़ बड़ी आम है कि उनकी औलादें मिल रही होती हैं, लेकिन उनके जो बड़े हैं उनके आपस में कोई नाराज़गी है, कोई अना का मसला है, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही होती। और वो जो मुलाकातों में बड़ा गैप आ जाता है, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऐसे वाक़यात रहनुमा होते हैं इन सूरत हाल के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमाम लोगों को मेरा मैसेज भी होगा कि भले आपकी जितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो, महीने में एक दफ़ा अपने सगे खून के रिश्तों का हाल अहवाल ज़रूर जानें, इससे पहले कि कोई ऐसा मौका आए जिस पे आपको पछताना पड़े। तो मुझे बताइएगा कि आखिरी मुलाकात आपकी बहन से कब हुई थी? मैं तकरीबन जब से ये मेरे बिनोई का इंतकाल हुआ था ना, तो इसके बाद से मुलाकात इसलिए नहीं थी क्योंकि ये इद्दत पे भी थी। तो तकरीबन इद्दत से मेरा ख्याल है कोई इद्दत में कोई 10 दिन बाकी थे। मेरे एक बच्चे का ख़त्म था, कुरान शरीफ ख़त्म किया हुआ था, तो उसका दावत देने के लिए मैंने अपनी घरवाली को भेजा और उसको कोई जोड़े वड़े वगैरह लेके जाके दिए कि जब ये मेरी बहन को दो और उसको दावत भी दे देना। तो वो इद्दत में जो खुद नहीं आ सकी, उसने अपने बच्चों को भेजा मेरे पास। अच्छा, ये भी आए थे या? ये नहीं आए थे, इसकी बहन आई थी, तीनों बहनें आई थी, बल्कि 3 बहनें आई थी और 2 लड़के आए थे इसके। अच्छा, मुल्ज़िम जो मुख्तियार है जिसने ये घिनौना काम किया, हमने उससे भी बात की। उसने कहा कि हम अपनी माँ को बार बार ये कहते थे कि भाई वालिद के इंतकाल के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तुम ना बेचो, और माँ जो है प्रॉपर्टी भी बेच चुकी थी, उसके पैसे भी कहीं लगा दिए थे। फिर हमने जो है ना, जब हालात बिगड़ने लगे तो अपने मामू से रुजू किया, उन्होंने आपका ज़िक्र किया। तो क्या ये इस पूरे वाक़ये के से पहले आपके पास आए थे इस मामले को लेके कि भाई हम माँ हमारी बात नहीं सुन रही? ये तो हमारे पूरे मोहल्ले को पता है कि ये हमारे पास नहीं आया, और इनकी वालदा ये भी किसी और से पता लगा कि इसकी अम्मा ने एक मकान बेचे जिसे जो किराए पे था, वो मकान बेचे और हमारे चाचे के लड़के को बेचे 10 लाख रुपए में, जिसमें से 4.5 लाख रुपए उसको मिले, 5.5 उसकी तरफ बकाया है। मगर उसने ये जगह जो बेचा हाँ कहीं और से मिली, और जिसने जो ख़रीदा है वो भी मेरे चाचे का लगा, मगर उसने मेरे को नहीं बताया। तो ये तो मेरे को ये और से पता लगा, मगर मैं खामोश रहा, मैंने चलो उनका मामला करते रहे अपना आपस में। तो फिर बाद में जब पता पड़ा कि इसने इस लड़के को, मुख्तियार को और जलील जो अभी सऊदी अरब में, इन दोनों भाइयों को उसने सऊदी अरब भेजा था, तो उसने कर्ज़ा उठाया था मेरी खाला से 4.5 लाख रुपए। तो इन्होंने पैसे दे नहीं रहे थे, उसको कर्ज़ा देना था, तो उसने वो जगह बेच के 4.5 लाख रुपए कुछ उनको कर्ज़ा दिए, कुछ दूसरे कर्ज़ों में दे के उसे जान छोड़ा। अभी भी मेरे खाला का 60,000 रुपये इनकी तरफ बकाया है। मतलब जो आपकी बहन थी, इन्होंने जो घर भेजा उससे कर्जा लिया हुआ था, वो सारा कर्जा उतारा, अभी भी उनका 60,000 रुपये बकाया है। अच्छा, तो ये मतलब इसका मकसद है कि जो मुल्ज़िम मुख्तियार ने जो हमें बयान दिया उसमें चीज़ इसने गलत कही है कि हमारे मामू से कहने लगा कि हमारी मुलाकात हुई है। इस वाक़ये से पहले हमने मामू को कहा कि भाई आपकी बहन जो है ना वो नहीं मान रही है, हम तो समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रही। तो आप क्या कहते हैं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, और इसके ऊपर मेरा पूरा मोहल्ला गवाही देगा कि ये लड़के किस तरीके से थे। और ये तकरीबन ये अपना मर्डर करने से 2 से 3 दिन पहले इनका भी झगड़ा हुआ और पूरे मोहल्ले ने छुड़ाया इनको। उसका भी मेरे को इल्म नहीं था, वो भी मेरे को अभी मोहल्ले के लड़कों ने बताया, बोला जमील भाई कि 3 से 4 दिन पहले भी इनका ये पटा पंचायत हुआ है और हम लोगों ने इन लड़कों को भगाया यहाँ से। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको इस वाक़ये की खबर कब मिली सबसे पहले? ये तो मैं तो सो रहा था, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 8:30 का टाइम था। तो इनका छोटा लड़का अब्दुल्ला वो भागा हमारे घर पे, तो मैं तो सो रहा था। तो उसने मेरा लड़का, हम लोग के पास सुजुकी चलाते हम लोग, वो सुजुकी के नीचे लगा हुआ था, काम कर रहा था। उसने आके डायरेक्ट बोले कि मेरे भाइयों ने अम्मा को मार दिया। वो फ़ौरन निकल के भागा, उधर जब ऊपर देखा कि हाँ ये मर्डर है, वो फ़ौरन आया मेरे पास। मेरे को वहाँ से पहले फ़ोन किया, मगर मैं सोया हुआ था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो भागा मेरे पास, मैं सो रहा था। मेरे को बोला उठो तुम सो रहा। बोला क्यों? बोलो तेरे बहन को मार दिया। मैंने किसने? बोला मुख्तियार और खलील ने मार दिए। तो मैंने खाली चप्पल और टोपी पहनी और भागा मैं। जब मैं उधर गया तो देखा मर्डर वो हुआ था। तो हमने सांस के लिए उंगली बढ़ाई, मगर कुछ नहीं था। फिर मैं फ़ौरन भागा, इसका दुकान है मेरे घर के सामने भाई का। तो मैंने उसको बोला यार अब थाने फ़ोन करो। तो इन भाई ने थाने फ़ोन किया SHO साहब को, और उन्होंने फरोख्त कराई करते हुए फ़ौरन पहुँच गया मेरे पास। अच्छा, भाई को दीजिएगा ज़रा। आपकी दुकान है जहाँ पे इनकी रिहाइश थी, वहाँ किस चीज़ की दुकान है आपकी? परचून की दुकान है मेरी छोटी सी। अच्छा, तो ये जब वक़ूआ हुआ तो आप
क्या उधर मौजूद थे? क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बेदर्दी से जुल्म किया है अपनी माँ के ऊपर, उसके बाद कत्ल किया है, तो आप दुकान पे थे उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल मैं दुकान पे था। ये जो भाई हैं, ये और इनके जो साहबज़ादे हैं, बड़ी तेज़ी में घर से निकले हैं और ऊपर की तरफ भागे हैं, क्योंकि ये जो वक्वे वाली जगह है, ये दूसरी गली में है, हमारे जो गली है उसके बैक साइड वाली गली में। तो वहाँ एक खातून खड़ी थी, मैंने उनसे चिल्ला के पूछा कि खैरियत है? तो उन्होंने फिर बाजी का नाम लिया कि उसको मार दिए। तो मैंने फिर उनसे मार दिया मतलब यानी शायद लड़ाई हुई हो। तो मैंने फिर उनसे वाज़े तौर पे पूछा कि किस तरह मारा है? बोला जान से मार दिया। तो मेरे तो औसान ख़ता हो गए। तो मुझे बताएं, जब ये बेदर्दी से कत्ल कर रहे थे, तशद्दुद, तो कोई आवाज़ें नहीं आई उस वक्त घर से बाहर, इलाके में, मोहल्ले में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आवाज़ आई होती तो गुंजान आबादी वाला इलाका है, करीब मकान है, तो ज़ाहिर है वहाँ बाहर मेरे ख्याल में कोई रिक्शे में बंदा भी खड़ा था। गालिबन इन्होंने ये वारदात करके बाहर निकले, उससे हंसी मजाक करके गए, यानी मुतमईन थे। तो ज़ाहिर है वो लोग तो करीब जमा होते हैं, तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बाद क्या होता है जब आपने पूछा कि जान से मार दिया, उसके बाद क्या हुआ? मैं जब इनकी तरफ गया तो ये आ रहे थे वापस, जो जहाँ पे वक़ूआ हुआ है जिस मकान में। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप थाने फ़ोन करें। मैंने शहबाज भाई जो यहाँ SHO हैं उनको फ़ौरन कॉल की, तो उनसे मैंने ये ज़िक्र किया कि इस तरह मेरे घर के करीब एक हादसा हुआ है। तो उन्होंने कहा बस मैं मोबाइल भेज रहा हूँ। फ़ौरन उसी वक्त मोबाइल भी पहुँच गई और कुछ लम्हों बाद शहबाज भाई ख़ुद भी पहुँच गए। तो वहाँ उनकी एक बच्ची थी, फिर उन्होंने बताया, मेरे ख्याल में कोई 15 साल उनकी उम्र है, 14-15 साल इतनी होगी। तो क्या बताया बच्ची ने? तो उसने कहा कि मेरे जो छोटे भाई थे उनको मेरे बड़े भाइयों ने पैसे दे के बाहर भेजा है और मुझे कहा कि ये कपड़े उठा के दूसरे कमरे में रख लो। तो मैं जब दूसरे कमरे में गई हूँ तो उन्होंने पीछे से कुंडी लगा दी है, यानी उसको उन्होंने बंद कर दिए कमरे में, और फिर ये घिनौना अमल किया। कि मैं ये समझता हूँ कि एक औरत जो होती है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़, जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ होता है वो उसका शोर होता है। इनके शोर तो फ़ौत हो चुके हैं और ये इद्दत में थी। अच्छा, हमने इनके घर में मदरसा भी पढ़ा है, तो अच्छा। इनकी वालदा के पास, तो इनको हम भाईजान कहते हैं। वो फिर हमारी बाजी थी, अक्सर जब ज़िक्र हो या गुज़रती थी तो वो सलाम करती थी। तो हमारे लिए भी दुख का, अफसोस का मकाम है कि हमारी एक बहन है, उसके साथ इतना घिनौना अमल, और फिर उसकी सगी औलाद उठ के इस तरह करे। क्या कहेंगे आप जब ये सारा वाक़या, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी तो दुकान है वहाँ, इलाके में क्या सूरत हाल है इस वाक़ये के बाद? क्योंकि मैंने भी अपने करियर में इतना घिनौना वाक़या ना कभी सुना ना कभी देखा, क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है ख़ास तौर पे कि हम इसको बयान किस तरह से करें कि या तो खून काला हो गया या दिल काला हो गया कि अपनी माँ जिसने पैदा किया उसको इस तरह से कत्ल कर दिया चंद पैसों के खातिर। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इलाके में जब ये वक़ूआ हुआ आप मौजूद थे, तो फिर अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे लोगों की? क्योंकि खौफ व हरास फैल जाता है जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपकी इस उसमें ऐड करूँगा कि वालदा ने जब शोर फ़ौत हुआ उसने कर्ज़ लिया कि चले मैं अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजती हूँ, कि क्योंकि हमारे यहाँ एक तस्वर होता है कि चले एक बंदा बैरून मुल्क जाएगा, हाँ, तो अक्सर वो पाकिस्तान और कि कराची कम अज़ वालों के कम, लिए तो जी हाँ, स्पेशली है होता तो है। ये होगा कि चले घर के कुछ माली हालात बेहतर होंगे। उसने कर्ज़ लिया अपनी औलाद के लिए। फिर ये एक बेटा वालिद की फौतगी पे वापस आया। तो तालीम का होना ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन से मोहब्बत के लिए, वालिदैन से मोहब्बत लाजमी है। अच्छा, इस चीज़ का कितना गहरा असर पड़ा है कि मेरी दुकान पे एक खातून आई है, उन्होंने मुझसे हंसते हुए बात की है कि रात को मैंने सोते हुए अपने बेटे को, छोटे बेटे को, बलोच खातून थी, कि उसको कहा कि वो प्यार से उसको बाबा जानी कहती हैं कि बाबा जानी ऐसा तो नहीं है कि रात को आप हमें भी किसी नाराज़गी की वजह से मार दो ना। अल्लाह तो अकबर। यानी उस खातून ने ये जब बात की तो कह रही है मेरे बेटे ने मुझे बार बार चूमा, नहीं अम्मी तुम मेरी माँ हो। अच्छा, वो जब चली गई ना, कितना लम्हा फ़िक्रिया तो सोचने वाली जी बात है। वो चली गई। यकीन करें कि कई देर तक मैं बिल्कुल सुन हो गया कि इस वाक़े ने कितना गहरा असर छोड़ा है, कि अब एक खौफ पैदा हो गया औलाद से। तो बड़ी बात है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो आस पड़ोस के लोग होंगे तो जाहिर सी बात है वो माएँ बेचारी, भले ही उनकी औलादें बहुत अच्छी हों, बहुत फर्माबरदार हों, लेकिन इस तरह के वाक़या जाहिर सी बात है, क्योंकि माँ का जो दिल होता है ना, वो आप औलाद की औकात ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला ने वो मैकेनिज़्म ऐसा बनाया, आपकी औकात ही नहीं है कि आप माँ बाप का कर्ज़, माँ बाप का रुतबा या माँ बाप की किसी भी चीज़ को पूरी ज़िंदगी में आप जितना पैसा कमा लो, जो कुछ कर लो, आपकी औकात ही नहीं है
कि आप माँ बाप का किया हुआ किसी भी तरीके से पूरा करो। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे आप इस हवाले से? इस तरह के वाक़ियात बड़े मुख्तलिफ़ और बड़े ही घिनौने होते हैं, तो एक पड़ोसी होने की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सर सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि फ़िलहाल तो जहाँ ये वक़ुआ पेश हुआ है थाना मोमिनाबाद की जो ऑपरेशन टीम थी SHO मोमिनाबाद, उनका भी जो इसमें रोल है वो बहुत बेहतरीन है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन के पास है केस, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि बेहतर तरीके से ये केस चले ताकि इनको निशान इबरत बनाया जाए कि कम से कम माओं के दिलों से ये खौफ निकल जाए कि आइंदा अगर कोई औलाद इस तरह का सोचेगी भी तो कानून की गिरफ्त इतनी सख्त है कि इंशाल्लाह उनको सज़ा मिलेगी। मुझे आप बताइएगा, फिर जब वहाँ पहुँचे, ज़ाहिर सी बात है लाश को अस्पताल मुंतकिल किया होगा, फिर कानूनी कार्रवाई की मुद्दत आपने आपकी है मुद्दत, तो उस वक्त ये दरिंदे जो इनके बेटे थे, जिनको दरिंदा कहना चाहिए, तो ये वहाँ से फ़रार हो गए। तो उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई, और जो बेटियाँ हैं उनसे आपका रब्ता हुआ जब सारा ये वक्त हुआ उसके बाद? मैं जिस टाइम पे मैं पहुंचा तो तकरीबन 1 घंटे में इसकी बेटी भी पहुंच गई बड़ी वाली लांडी से, और फिर लाश गई जिना अस्पताल, अपना आबासी शहीद अस्पताल। वहाँ पे मैंने लड़के को अपना भेजा और भतीजे को भेजा, जो बख्तियार और जमाल नाम है इनका, इनको मैंने उधर भेजा। मैं पुलिस के साथ थाने पे आया, थाने पे अपना कार्रवाई करवाया, और माशाल्लाह से SHO साहब ने हमारे साथ बहुत हेल्प की है। और SHO साहब ने पूरी यानी के साथ कि हम नहीं छोड़ेंगे इनको, और शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्रवाई की और बरोक्त उन्होंने गिरफ्तारी की है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन आप ये बताएं अभी जो दूसरा मुल्ज़िम है, एक तो मुख्तियार है, दूसरा जो है वो अभी फ़रार है, तो उसके हवाले से क्या कुछ पुलिस ने आपको बताया, कहीं उसके कोई क्लू मिला, कोई निशानदेही हुई? और मैं बेटियों का ख़ास तौर पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि SHO जो हैं उनका ये कहना है कि बेटियों को ख़ासी कोई गम नज़र नहीं आया। कोई आपको लगता है कि इस पूरी कहानी में ये बेटियां जो हैं इनका भी कोई रोल था इन भाइयों के साथ, या बेटियों आप मामू है, जाहिर सी बात है बचपन से देखा होगा इन बच्चों को बड़े होते हुए? बच्चों को तो मैंने देखा, एक बेटी तो दूसरी वाली अभी तक मेरे पास थी, अभी वो भी लांडी में शादी है, शादीशुदा है, वो भी तकरीबन मेरे पास थी अभी तक, और छोटे बच्चे भी मेरे पास है। वो एक बेटी थी, उसको सब चीज़ के लिए हमने थाने में मुंतकिल किया था, क्योंकि वो मौके पर पहुंची उधर, तो उसके ऊपर थोड़ा शक ज़ाहिर हो रहा था। तो मैंने SHO साहब से कहा कि ये इसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा है, तो शक के बिना पे बिठा के रखा, फिर उसे तफ्तीश किया तो उससे कुछ नहीं निकल आया। फिर वो आज अपने बयान देने के लिए भी आई, अपना बयान भी दिया और बेहतरीन बयान दे के गई है। तो बाकी बेटियों से इतना वो महसूस नहीं हो, बाकी ये कि अब जैसे समझो कि दुख का इज़हार है ना, अब वो कोई बच्चा ऐसा होता है लापरवाह, और कोई बच्चा ऐसा होता है को माँ बाप का फरमा बरदार होता है, एहसास होता है उनको, तो इस वजह से इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद बाहर मुर्दों में बैठा रहा। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो आप शक की कुछ कह नहीं सकते जब तक कोई शवाहिद ना हो। लेकिन मैंने आपको बतौर मामू पूछा कि जाहिर सी बात है, एक होता है ना कि बचपन से वो गुजारा हुआ है, वो वक्त होता है। मुझे बताइएगा, अभी दूसरा मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ है, पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? इस एक मुल्ज़िम तो आपका जो भांजा है वो गिरफ़्तार हो गया, और अपील क्या करेंगे कि इनकी सज़ा के हवाले से, क्योंकि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो हो जाते हैं अक्सर हमारे शहर के अंदर, लेकिन उनको सज़ाएँ नहीं हो पाती, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं भी आज ही मैंने पूछा था, तो दूसरे उसके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। तो एक जगह में पूरा दिखाई में दिया, मगर निकल चुका था, क्योंकि बरोक्त नहीं पहुंच सके ना, जगह दूर था, फोर के में वो लोग, तो वो निकल चुका था। और बाकी इंशाल्लाह के उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको सज़ा अच्छी से अच्छी सज़ा देंगे। अच्छा जी, यहाँ के इलाका मकीन भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा, ये जो 2 दरिंदे थे उनको दरिंदा ही कहना चाहिए, बेटे तो नहीं कहूँगा, जिन्होंने अपनी माँ को मार दिया। आप लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो कैसी उनकी रहन सहन थी, कैसे रहते थे, किस तरह के लड़के थे ये दोनों? सर ये जैसे ये जिसके इंतकाल हुए जमील की बहन थी, हमारी भी बहन थी। ये इसने इस अपने बच्चों को अक्सर मैं ऐसा कहूँगा भीख मांग के बड़ा किया है, किसी से रोटी किसी से सब्जी। ये मोहल्ले वाले सारे इस बात का गवाह दे देंगे। हमारा पैदा इसी इलाके का है और इनका भी तकरीबन इसी इलाके का। ये काम करते भी थे, नहीं करते थे, जब करते नहीं करते तो नहीं करते थे, यानी कि जो कमाते थे कभी माँ को नहीं दिया। तू में अक्सर इनका होता रहता था इसी पैसों में। तो दरिंदे थे, दरिंदे जैसे आपने कहा सर, इंसान नहीं कहिए। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है, जिस तरह से जाहिर सी बात है इन्होंने अरसा गुजारा होगा, और अगर माँ ने इस तरह पाल पोस के बड़ा किया है तो बहुत ही बदनसीबी का आलम है उनके लिए।
कि उस माँ को उन्होंने कत्ल कर दिया जिन्होंने भीख मांग के अपनी औलाद को पाला पोसा बड़ा किया। ये कहीं पे ऐसा माजी में नज़र आया कि कोई चर्स, मंशियात, नशा पानी इसमें मुलविस थे या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तकरीबन इससे पहले इसका छोटा भाई गया था सऊदी, वो भी इसका माँ ने कर्जा ले दे के इसको भेज दिया था। उसके ठीक 6 महीने बाद फिर इसका ये बड़ा भाई चला गया सऊदीया, जो 2 साल लगा के आया और दूसरे का भी कुछ टाइम महीने बाकी है। 1,70,000 रुपये तकरीबन जो हम लोगों ने सुना था इसका तनख्वाह था, मगर 70 रुपये इसने घर पे नहीं दिए। मतलब माँ को 1 रुपया नहीं देते? दिया गया, इसमें से 15,000 मेरे से इसने कर्जा लिया था इस बहन ने हमारी, और बाकी इलाके वाले जो कुछ सोना भेजा था इन दोनों को भेजा था। इसके बाद की पूरा मोहल्ले वाले गवाह हैं। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, इलाके में क्या खौफ व राज फैल गया इस वाक़ये के बाद? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम खुद बाल बच्चे वाला भी, हमें भी डर लगता है कि ऐसा नहीं कल को हमारे बच्चे हमारा मंजिल ठोक देगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे, आप भी यहाँ के इलाका मकीन हैं। ये वकूआ जब हुआ था तो जाहिर सी बात है आप कहाँ पे थे, यहाँ मौजूद थे, और ये जो दोनों दरिंदे बेटे इनके थे, क्या कहेंगे इसके हवाले से? नीचे रोड पे बैठा हुआ था, सुबह का टाइम था, तो उनकी वालदा के वो पराठे लेके गई है, उसके बाद से ये वाक़या हुआ है। और पराठे जो लेके गई है उस टाइम पे तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था कि ऐसा कुछ टाइम था। तो ये होटल वाले भी गवाह हैं, उन्होंने भी देखा है, और उसकी थोड़ी देर के बाद ये वाक़े का पक्का पता चल गया कि भाई ये काम हो चुका है। अच्छा, जब वाक़या हुआ तो ये घर काफ़ी करीब बने, कोई ऐसी शोर, कोई, क्योंकि जब किसी इंसान को मारा जाता है जाहिर सी बात है वो मज़ाहमत करने की कोशिश करता है, बचाव करता है, तो यहाँ कोई शोर, कोई ऐसी उनकी चीख पुकार, कोई आवाज़ नहीं आई यहाँ पे किसी को? जी, इस चीज़ के तो ये जगह साथ में जो घर नजर आ रहे हैं ना आपको, इनको भी नहीं पता चला। एक उन्होंने महीना इतना प्लानिंग से कत्ल किया है कि किसी को आवाज़ ही नहीं आई बात। तो 1 महीना पहले भी तो इनकी माँ ने मोमिनाबाद थाने के अंदर ये दरख्वास्त दी थी कि मुझे अपने बेटों से ख़तरा है। तो उस टाइम पे भी तो चाहिए था ना इन लोगों को कि भाई उनको ख़तरा है, इन लोगों को दरख्वास्त भी लगी है, सब कुछ हुआ है, उसकी दरख्वास्त भी हमारे पास मौजूद है। तो उस टाइम पे तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन दो बेटों के हवाले से क्या कहेंगे जिन्होंने ये घिनौना काम सर अंजाम दिया? इन्होंने तो बहुत दर्दनाक वाक़या अंजाम दिया है। क्योंकि इस माँ ने तो मुझे मालूम है कि भाई इसने तो जो इन लोगों के लिए मेहनत मुशक्क़त की है, इनका वालिद भी ऐसी था, फिर उसके बाद अभी बच्चे भी ऐसे ही निकल जाए तो फिर अफसोस होता है। अच्छा जी, मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिसको बदनसीब घर कहना चाहिए, जहाँ पे रहने वाली माँ, जिसको ये नहीं पता था कि जिन बेटों को उसने जन्म दिया, इतनी अरसे पाला पोसा बड़ा किया, वही उसकी जान के कातिल बनेंगे। मैं इस घर में जाता हूँ जो जाए वकुआ भी है, जहाँ पे उस खातून का कत्ल हुआ। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ये वो घर है जहाँ पे ये फैमिली रहती थी, और ये उनके मामू इस वक्त मेरे साथ हैं। मुझे बताइएगा, जब इत्तला आपको मिली थी सबसे पहले, तो क्या सूरत हाल थी जब आप यहाँ पहुँचे थे? और मैं नींद से उठ के जल्दी भागा आया, सीधे से गया इस कमरे में हमारी बहन की जो है ना वो डेड बॉडी पड़ी थी। अच्छा जी, अब हम उस कमरे की तरफ भी जा रहे हैं जहाँ पे उनको कत्ल किया गया था, और ये वो बदनसीब कमरा है जिसको कहना चाहिए, जहाँ पे इस वक्त आप देखते हैं इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है सफाई वगैरह हो गई होगी, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे उस खातून को उसके बेटे ने, सगे बेटों ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइएगा, जब इस कमरे में आप पहुँचे, दाखिल हुए, उस वक्त क्या मनादिर थे इधर? वो तो देखने के काबिल नहीं थे, क्योंकि इस तरीके से मारा था नाले के साथ, उसका गर्दन को दबा के और ऊपर तकिया रख लिया था, मुंह के ऊपर तकिया रखा था, तो उसकी वजह से उसको बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। तो जब आप यहाँ पहुँचे तो वो जो इनकी बेटियां थीं और छोटा वाला बेटा जो चीज़ लेने गया हुआ था, जिस तरह आपने बताया, तो वो उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब ये इलाके में पता चल गया भाई कि इनको मार दिया गया है? तो जाहिर सी बात है इलाका मकीन भी इकट्ठा हुए होंगे, तो वो बच्चे यहाँ पहुँचे थे जिसको चीज़ लेने भेजा था, इनका छोटा भाई जो था? जी, जब मेरे को जैसे पता लगा, मैं पहुंचा हूँ इधर, तो बच्चे घर के अंदर रो रहे थे, पूरा मोहल्ला कटा हुआ था, वो बच्ची बिस्की रो रही थी, और मामू मेरी माँ को मार दिया मेरे भाइयों ने। अच्छा जी, इनकी जो एक छोटी बहन थी, वो इसके बराबर में जो मैं आपको दिखाऊं, वो ये कमरा है जहाँ पे उस बच्ची को उन दरिंदों ने, उसके सगे भाइयों ने बंद किया था। वो बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। बेटा मुझे बताना, ये वो कमरा है जब ये आपकी माँ को इस तरह से इन्होंने कत्ल किया,
क्या सूरत हाल थी उससे पहले, किस तरह से क्या हुआ था, थोड़ा सा बताओ। कुछ भी नहीं हुआ था, बस कपड़ों के ऊपर उसको मार दिया। कपड़े में जब लाई तो गेट बंद किया, जब पता चला तो अम्मी मर गई थी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप से इन्होंने क्या यहाँ आपको ज़बरदस्ती बंद किया या क्या देके लॉक किया था? लेकिन गेट उन लोग ने बंद किया था। अच्छा, आप यहाँ ये मुझे स्टोर नुमा चेहरा वो स्टोर नुमा जो है वो एक कमरा लग रहा है, तो यहाँ आप कोई चीज़ लेने आए थे उस वक्त, क्या किस वजह से आए? कपड़े रखने आई थी। अच्छा, आप कपड़े रखने आए, पीछे से इन्होंने ताला लगा दिया? नहीं, कुंडी लगाई थी सिर्फ। अच्छा, जब इन्होंने ये वारदात करना शुरू की तो जाहिर सी बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, वालदा की चीखने की आवाज़ें वगैरह आ रही होंगी। कुछ भी नहीं ऐसा हुआ? इन्होंने ये चीज़ कैसे छुपाई? क्योंकि जाहिर सी बात है शोर तो हुआ होगा ना कुछ ना कुछ। नहीं हुआ था, शोर अगर होता तो मैं गेट टकटकाती। पहले भी इन लोग ने कई मरतबा गेट बंद किया था, लेकिन ये हरकत नहीं की थी। तो क्यों ऐसे गेट बंद कर देते? कोई आपने कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई हैं, तो कभी पूछा नहीं कि भाई मुझे ऐसे बंद क्यों करते हो? कभी कभी बंद कर लेते, फिर ये लोग चले जाते। अम्मी गेट खोलती थी। इस दफ़े मैं भी आराम से बैठी हुई थी, मैंने बोला ये लोग जाएंगे, अम्मी गेट खोल दे। अच्छा, तुम्हें लगा कि जैसे हमेशा ये लोग तंग करते हैं, मजाक में दरवाज़ा बंद करके चले गए, इस दफ़ा भी ऐसे बंद, तो तुम्हें कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? तुम यहाँ से जब कमरे से निकली तो उस वक्त के क्या मना देते? इन लोग यहीं पर खड़े हुए थे, गेट खोला। जब मैं उधर गई, मैंने बोला तुम लोग ने मारा है अम्मी को, बस मेरे को भी मारा। और बोला किसी को बताए तो हम लोग तेरे को भी मार देंगे। फिर गेट पीछे से बंद किया। मैंने अपने भाई को दीवार पे चढ़ाया कि जाओ मामू को बोलो। वो गया, मामू के बेटे को बुलाया। फिर मामू लोग को सबको पता चला। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत कम इसकी उम्र है बच्ची की, पूछना नहीं चाहिए। बेटा क्या कहोगी, आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, और अफसोस की बात तो यह है कि आपके सगे भाई उनके कातिल हैं। क्या कहना चाहोगी उनके हवाले से? क्योंकि माँ जो होती है उसका एक अलग मकाम होता है, माँ से एक अलग मोहब्बत होती है। आप क्या मुतालबा करना चाहोगी, क्या कहोगी? पुलिस, ये एक तो आपका भाई जो क्रिमिनल है वो तो गिरफ़्तार हो गया, एक अभी गिरफ़्तार नहीं हो, आप क्या मुतालबा करोगी? ये कितना नहीं था बड़ा वाला, छोटा वाला बहुत सख्त दिल का था। वो बहुत ख़तरनाक लग रहा था शक्ल से भी। तो माजी में भी कभी कोई ऐसे अम्मी पे तशद्दुद या इस तरह के काम करता था? नहीं, छोटा वाला एक दफ़ा पहले भी इस कमरे को अम्मी को मारने के लिए उठा था। अम्मी के मुंह पे नाखून मारे थे। मैंने फिर उसके बदले लड़ाई की, उसके मुंह पे नाखून मारे मैंने भी। अच्छा, तो ये अमूमन ऐसे चलता, क्या वजह क्या थी इनकी लड़ने की? अक्सर जो ये जायदाद पे ही लड़ते थे या वैसी? और ये क्या नशा वशा भी करते थे भाई तुम्हारे? नहीं, नशा नहीं करते थे। बड़ा भाई पहले नशा लगाता था, अभी मावा खा रहा था। आप क्या कहोगे, इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? पता नहीं है मुझे क्या सज़ा देंगे। अगर औलाद वालिदैन को इस तरह से कत्ल कर दे तो कुरान और हदीस की रोशनी में उन पे कौन सी सज़ाएं आयद होती हैं, आइए मौलाना साहब से जानते हैं। अच्छा जी, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौलाना फसी अहमद साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानूँगा कि अगर कोई औलाद अपने वालिदैन को इस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दे, वजह चाहे कोई भी हो, तो हमारा इस्लाम इसमें क्या कहता है? मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, इसमें दो बेटों ने जो है अपनी वालदा को जो है वो प्रॉपर्टी के तनाज़े के ऊपर कत्ल कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा आगाही दीजिएगा इस हवाले से कि क्या हमारा इस्लाम ऐसी औलाद जो बदनसीब हो, जो अपनी माँ को कत्ल कर दे, उस हवाले से क्या कहता है? पहली बात तो ये, जैसा आपने फरमाया कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और इसके अंदर यानी माँ जो कि बहुत ही रिश्तों के अंदर सबसे महतरम रिश्ता है, और वो रिश्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते के ज़रिए से, माँ के रिश्ते के ज़रिए से अपनी पहचान करवाई। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। यानी वो माँ का रिश्ता है जो हमें बता रहा है कि अल्लाह को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है। ये वाहिद रिश्ता है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इसमें मैं पहली बात ये कहूँगा, ये बहुत बड़ी माशरती अबतरी की निशानी है कि हमारा माशरा किस रुख पर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, कि लोग जायदाद की तनाज़ों पर, पैसे के हुसूल के लिए अपने खूनी रिश्तों को लोग भूल रहे हैं, यहाँ तक कि माँ के रिश्तों को भूल रहे हैं। जबकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अकबरुल कबाइर, यानी कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े कबीरा गुनाह क्या है, वो 4 गिनवाएँ: अल इशराकु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्स व हुकूकुल वालिदैन व शहादतुज़ ज़ूर। अब देखिए, ये 4 गुनाह हैं कि जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबरुल कबाइर कहा। इसमें कुफ्र है, इसमें वालिदैन की नाफरमानी है, इसमें किसी को कत्ल करना है, और उसमें झूठी गवाही देना है।
तो दो गुनाह तो इसमें खुद ही आ गए कि वालिदैन की नाफरमानी बिल्कुल और जो है वो नाहक कत्ल। ये दो गुनाह, इन्होंने दो बदतरीन गुनाहों का इर्तिकाब किया। और फिर दूसरी बात यह है कि जिस जायदाद की खातिर इन्होंने माँ को कत्ल किया, अल्लाह इससे पनाह में रखे, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, तो वो कत्ल के बाद ये ख़ुद हदीस की रूह से ये अपनी माँ के वारिस भी नहीं ठहरे, जायदाद के भी वारिस नहीं ठहरे। कि माँ को इन्होंने सोचा होगा कि माँ रुकावट बन रही है तो ये माँ मर जाएगी, जैसे बहुत सारे लोग इस तरह का वाक़या भी सुनने में आ जाता है कभी कभी, अल्लाह हिफाजत रखे, कि लोग बाप को कत्ल कर देते हैं कि बाप बिल्कुल। रास्ते से अमूमन हटे। हम इतने सारे केसेस कवर करे होते हैं जिसमें अमूमन ये हो रहा होता है कि डेली बेसिस पे प्रॉपर्टी या किसी ना किसी पर्सनल इशू की वजह से वालिदैन को आपस में इस तरह से कत्ल कर देते हैं। तो तिरमिज़ी की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल ये वारिस नहीं बन सकता, तो कत्ल करने के फ़ैल से ये खुद ही उस मीरास विरासत से ही बाहर हो महरूम हो गए, बाहर हो गए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा मौलाना साहब कि अब जैसे ये फैमिली की हम इस वक्त बात करें जिस केस की, तो इनका जो जिन्होंने कत्ल किया बेटों ने, इनका बाप नहीं था, उनका इंतकाल हो चुका है। और ये जो खातून थी जिनका कत्ल हो गया, तो जाहिर सी बात है जो उनकी जिस प्रॉपर्टी जो मुद्दा था, उन बेवकूफ़ों ने ये भी नहीं सोचा कि हम जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, जिस चीज़ पे अपनी माँ को मारने जा रहे हैं, वो हमारी विरासत में नहीं आएगी, कानूनी तौर पे भी नहीं आएगी और इस्लामिक तौर पे जिस तरह आप बता रहे हैं। आप मुझे बताइएगा जो वो इनकी प्रॉपर्टी है उसका आगे इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगी? मतलब इसमें इस्लाम का हमारा कानून क्या है कि अगर उसकी माँ तो खैर मर गई, अब बेटे भी विरासत में नहीं रहे, तो अब जो वो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा? इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? तो अब जो बकिया वरसा है ये उनको मिलेगी, दोनों को निकालने के बाद उनमें उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम हो जाएगी। ये तो दोनों महरूम हो गए इससे। और फिर ये भी इनको ये सोचना चाहिए कि जिस जायदाद के खातिर इन्होंने ये माँ को कत्ल किया, अब ये मुझे मालूम नहीं कि इनकी आगे भी खुद भी साहिब औलाद हैं या नहीं, कि इन्होंने अपनी औलाद को क्या तालीम दी। तो कल को ये अगर ये बच भी जाते, इनको विरासत मिल भी जाती, कुछ भी हो जाता, ये कत्ल का जुर्म छुप भी जाता, लेकिन औलाद को तो इन्होंने यही तालीम दी ना कि बाबा इस जायदाद के खातिर, कल को उनकी औलाद भी अल्लाह ना करे माल के खातिर, तो कल को ये औलाद भी इनके आगे खड़ी हो सकती है। और ये वो चीज़ है कि माँ बाप की नाफरमानी हदीस में भी आता है और मुशाहिदे में आपके भी होगा, हम सब के मुशाहिदे में, कि माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाले दुनिया में नहीं बच पाते। कम अज़ कम या तो औलाद की मुसीबतें देखनी पड़ती हैं या औलाद की नाफरमानी देखनी पड़ती है, कि जिस औलाद जो माँ बाप की को सताने का अंजाम यही नज़र आता है कि वो उन्हीं की औलाद फिर उन पर खड़ी हो जाती है आगे चलकर। वो नेमुल बदल जो अल्लाह ताला ने रखा है। तो इन दोनों सूरतों में उनको भुगतना पड़ता है, औलाद की तकलीफ़ या औलाद की नाफरमानी। अच्छा जी, इस केस पे मेरे साथ इस वक्त शहबाज यूसुफ SHO मोमिनाबाद मौजूद हैं। इनसे मैं जानूंगा कि इस केस पे जब ये वक़ूआ हुआ तो उस वक्त ये पहुंचे तो क्या सूरत हाल थी। मुझे बताइएगा कि जब ये आपको इत्तला मिली तो इनिशियली जब आप पहुंचे जाए वक़ूआ पे, तो क्या सिचुएशन थी और उस वक्त कोई गिरफ्तारी अमल में आई थी इन मुल्ज़िमान की जिन्होंने अपनी माँ को कत्ल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 5 तारीख का वक़ूआ है। मेरे को इत्तला मिली है तो मैं फ़ौरन स्पॉट पे पहुंचा हूँ। तो इसमें ये हुआ था कि इज़्ज़त परी थी, एक औरत थी जिसको इनके 2 बेटे थे, एक का नाम खलील था, एक का नाम मुख्तियार, जिन्होंने उनके जो 2 छोटे अपना भाई भी थे और एक छोटी बहन थी, जिसको उन्होंने 2 को तो अपनी मतलब चीज़ लेने के लिए बाहर भेज दिया था, और वो जो छोटी अपना बहन थी उसको इन्होंने दूसरे कमरे में अंदर जाके कुंडी लगा के बाहर से बंद कर दिया था। और इन्होंने फिर अपनी अम्मी को जो है ना, दोनों भाइयों ने तशद्दुद भी किया, डंडे वगैरह मारे, फिर तशद्दुद किया। उसके बाद रस्सी नुमा नाड़ा था, उससे जो है ना उसका गला जो है ना वो घोंट के उसको मार दिया। मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या इनके हवाले से जब आप ऐसी बातें जाए वो पे जाते हैं तो शवाहिद चीज़ें मिलती हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं हमें, तो इनिशियली वहाँ इन दोनों जो बेटे थे तो केस तो ये सामने आया कि प्रॉपर्टी का मामला था, लेकिन इनका कोई साहब का क्रिमिनल रिकॉर्ड या ये पीछे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है, या ये सिर्फ इसी पर्सनल इम्यूनिटी के अगेंस्ट उन्होंने अपनी माँ को कत्ल किया, या कुछ करते थे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो कोई नहीं थी। मुख्तियार जो है ये सऊदी अरब में था, वहाँ से तकरीबन इनके वालिद का वफ़ात हुई थी 5 महीने पहले, तो 5 महीने पहले ये आया था।
उसके बाद से ये गया नहीं, यहीं पर ही होता था। और दूसरा जो है खलील, वो रेती की मजदूरी करता था, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये था कि इनकी आपस की, एक तो जब से इनके वालिद का इंतकाल हुआ होता, इनकी आपस की लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई अंदरूनी कोई मामलात भी थे। इसके अलावा फिर प्रॉपर्टी का ये था कि इनका एक घर है और एक साथ छोटा सा घर था जो इसकी वालदा ने बेच दिया था, तो उसके ऊपर भी बड़े तनाज़े चल रहे थे। फिर उसके बाद ये घर भी, जो इनका कहना है कि ये घर भी इनकी वालदा बेचने के उसमें लगी हुई थी, जिसकी बेस पे इन्होंने ये जो है ना ये काम किया है। लेकिन ज़ाती भी इनके बहुत कोई अंदर की जो है ना मामलात वगैरह थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, ये भी बताएं मुझे कि जब ये इस तरह के अमूमन हम लोग कवर करते हैं, तो जब कोई मर्डर होता है और इस तरह से ज़्यादती करके मर्डर किया जाए, तो उसमें हमेशा ये होता है कि तशद्दुद बंदा करता है या इस तरह से तो आवाज़ जाती है, जाहिर सी बात है। कोई खुले मैदान में आप किसी का कत्ल कर दें तो आवाज़ नहीं आती। जब आप जाए वो पे पहुँचे तो ऐनी शाहिदीन या कोई पड़ोस के उनके लोगों ने या कुछ ऐसा इनके सुनने में नहीं आया कि जब ये इतना घिनौना काम कर रहे थे, अपनी माँ को कत्ल कर रहे थे, तो कोई वहाँ के इलाका मकीन है उसकी बातचीत हुई आपकी? असल में इनकी बेटी थी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। वो कह रही थी इन्होंने जो है ना गाने लगा दिए थे जिस टाइम ये तशद्दुद कर रहे थे अपनी माँ पे। आवाज़ें तो चीखों की तो आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन्होंने गाने ज़ोर तेज़ आवाज़ में गाने लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो है ना इतनी मतलब लोगों को पता नहीं चला। फिर इसके बाद इन्होंने मारने, क्योंकि जब मैं स्पॉट पे पहुंचा था तो वो जो रस्सी नुमा नाड़ा था वो भी पड़ा हुआ था, स्पॉट पे ही पड़ा हुआ था, निशान वगैरह सारे, क्योंकि पोस्टमार्टम वगैरह भी मैंने करवाया था, तो वो एक डंडा भी पड़ा हुआ था साथ ही, लाश के साथ ही ना इनकी। तो बस यही है कि वो उन्होंने तशद्दुद करके फिर अपनी बहन को बोला कि भाई चुप करके जो है ना किसी को बताना नहीं है और वो कोई ज़रूरत नहीं है कोई बात करने की। तो वो भी रोने धोने लग गई थी, उसका भी मैंने बयान वगैरह लिया था। और फिर बच्चे भी, फिर ये लोग इतनी देर में, थोड़ी देर उससे वहीं से मतलब ये लोग भाग गए दोनों स्पॉट से। उसकी बेटी ने कोई ख़ास बात की हो बयान में जो आपने बयान लिया? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके दो आप बता रहे हैं छोटे बहन भाई हैं, और जो ये बहन है ये बड़ी है या तकरीबन ये भी है 12-14 साल की इनकी बहन है। जिसका ये कहना है कि मुख्तियार ने मेरी बड़ी, इसकी एक और बड़ी बहन है जो शादीशुदा है, 2 बड़ी बहनें शादीशुदा हैं, और तो उसमें से एक बहन से इसने बात करवाई थी उसी की। तो उसने कहा कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आती हूँ, मैं खुद संभाल लूँगी। मतलब एक कोई ऐसी अजीब सी, मतलब एक प्लानिंग के मुताबिक या बहरहाल कि सारे ये लोग मिले हुए थे कि अपनी माँ को जो ये काम हुआ है, मतलब अकेला बंदा ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो बड़ी बेटी थी उसको भी मैं ले आया था, तो इतना मतलब उनको वो नहीं, अफसोस नहीं हुआ कि एक होता है ना इंसान को अफसोस हो जाता है कि मेरी माँ मर गई या कोई ऐसी बात है, कोई मतलब इतनी बात नहीं थी इनमें, मतलब कोई और भी बात। एक सवाल भी शहबाज भाई खड़ा होता है कि जिस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हैं कि वह बेटियां जो हैं उनको इतना गम नहीं है अपनी माँ के कत्ल होने का, तो कोई ऐसी चीज़ है कि आपने उनकी बेटियों को इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी FIR के बाद, या आपने इनिशियली उनको शामिल तफ्तीश किया उस केस के अंदर? असल में अभी तफ्तीश वाले लगे हुए हैं, इनको बंदे वगैरह रेड शर्ट भी ये लोग कर रहे हैं, कोई CDR वगैरह इनका निकला हुआ मुख्तियार का? वो सारी चीज़ें ये जो है ना इन्वेस्टिगेशन वाली, क्योंकि जब हमारे यहाँ से ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन है तो हम एक ही हैं, लेकिन वो फिर फर्दर वो कार्रवाई सारी कर रहे हैं, रेड वगैरह जो इनको मतलब शवाहिद वगैरह जो भी मिल रहे हैं, वो फिर वो लोग उसके ऊपर लगे हैं। अच्छा जी, इस केस के SIO असलम भट्टी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। मुझे बताइएगा, ये वकूआ जब पेश आया तो उस वक्त तो ये दोनों बेटे जो हैं वो जाए वकूआ से फ़रार हो गए थे। उसके बाद जो ये अब एक मुलजिम मुख्तियार जिसका नाम है, ये इसकी गिरफ़्तारी अमल में कैसे आई? मुखबिरों को हमने बताया, इनका तस्वीरें ली, इनकी घर वालों से रब्ता किया। मैंने यहाँ एज SIO 6 तारीख को चार्ज लिया, तो ये 5 तारीख का वाक़या है। मतलब आपकी वकूए से, मतलब ज्वाइनिंग से एक दिन पहले वकूआ पेश आया का वाक़या है, ठीक है। तो ये केस हमारे इंस्पेक्टर हैं औरंगज़ेब साहब, उनके हवाले किया। उन्होंने भी काफ़ी इस पर मेहनत की। मुखबिरों के ज़रिए ही इसको हमने जो है वो, एक मुखबिर ने इतला दी कि ये फ़लाँ होटल पे बैठा हुआ है, तो उस पर हमने रेड किया, तो ये मुख्तियार हमें मिल गया, और इसका भाई दूसरा खलील जो है वो अलग था कहीं, तो उसको भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, इन दोनों बेटों के हवाले से हमने SHO से भी अभी बात की थी,
तो एसएचओ का ये कहना है कि इनकी जो बेटियां हैं, ये इनकी बहनें जो हैं दोनों भाइयों की, उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि माँ का जो कत्ल हो गया उसके बाद उनको कोई गम नहीं है, जो एसएचओ के मुताबिक उन्होंने कहा। इन दोनों मुख्तियार और जो इनका दूसरा भाई है, इसके आपने सीडीआर चेक किया, इनकी कॉल्स चेक की, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी माँ को मारा है, तो वो ऐसा नहीं लगता कि अचानक ही किसी को एकदम जो है ना वो बस माँ से नफरत हो गई और मार दिया। माँ बड़ी एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा कीमती होता है। तो इनके सीडीआर में कोई चीज़ निकली, कोई सीडीआर निकाला इन लोगों का? इनकी बहनों के भी हमने बयानात लिए हैं। इनकी बहनों का कहना है कि भी हमारे से 5-6 महीने से कोई राब्ता नहीं था। तो ये जब इन्होंने अपनी माँ को मारा तो उसके बाद मुख्तियार ने जो है फ़ोन करके, एक बहन इनकी लानी में रहती है, तो उसने बताया कि ये काम करने के, मर्डर करने के बाद जो है मुख्तियार ने बहन को फ़ोन करके बताया कि भी माँ फौत हो गई है और आप वहाँ पहुँचो औरंगी टाउन। तो उसके बाद ही रब्ता किया। बहनों से पहले 5-6 महीने से कोई ख़ास रब्ता नहीं था। सीडीआर में भी ऐसा ही चीज़ सामने आई है? जी जी। मुझे ये बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन में अक्सर जाहिर सी बात है, हम भी इतने केसेस कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि आया ये प्रॉपर्टी का तनाज़ा ही था, या इनकी बहनें भी कहीं ना कहीं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने, वो तो अपनी जगह कह रही हैं कि हम 5 महीने से राब्ते में नहीं थे, लेकिन आपको केस की नौयत कैसी लग रही है कि ये माजी में भी कहीं जराइम की वारदातें करते थे, या बस अचानक ही इनको या क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के तनाज़े के ऊपर माँ को मार दिया? क्या लगता है केस आपको? जी जी, जायदाद का मामला है, मकान है इनका अपना, और भी कुछ। इनका बाप 5 महीने पहले इनका बाप फौत हो गया था, तो उसके बाद ये अपनी माँ को बार बार कह रहे थे कि मकान बेचें, ये वो, तो उस पर इनका झगड़ा चलता रहता था अक्सर माँ से, भाइयों का। मुझे बताएं, ये दोनों करते क्या हैं, इनका काम क्या था? कोई नौकरी करते थे, कोई कारोबार था? ये मुख्तियार जो है ये कोई ट्रेलर मैकेनिक टाइप का इस तरह का काम करता है, ट्रक मैकेनिक का, और इसका भाई भी यही काम करता है, मेहनत मजदूरी करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इनके साथ ही जो है वो मुलजिम जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, मुख्तियार, उसके पास भी जाएंगे और उससे भी बात करेंगे। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, वो मुलजिम मुख्तियार, वो बदनसीब बेटा जिसने अपनी माँ को जो है अपने भाई के साथ मिलके कत्ल किया, वो इस वक्त मेरे साथ है। मुझे बताओ, जब ये खौफनाक जुर्म या खौफनाक कत्ल करने जा रहे थे, उस वक्त तुम्हारी रो नहीं कांपी? तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपनी माँ जिसने तुम्हें पैदा किया है उसको मारने जा रहे हो? मैं मारना नहीं चाह रहा था। मैं गया था अपने मामू के पास भी इस तनाज़े के लिए, लेकिन उसने कोई हल नहीं निकाला। काफ़ी लोगों को बोला था, कोई हल नहीं निकाला। मामू के पास किस लिए गए थे? मैं बीच वाले मामू के पास गया था कि अब तुम्हारी बहन है, हमारी माँ है, लेकिन ये समझ रही नहीं चाह रही, समझ रही नहीं है हमारी बात। तुम क्या समझाना चाह रहे थे माँ को तुम? कि ये ऐसा ना करे हमारे साथ, ये हमारा जगह बेच दिया इसने सारा, तो हम कहाँ जाएंगे आखिर? कौन सी जगह बेची थी तुम्हारी माँ ने? जिसमें हम लोग रह रहे थे। बेच दी थी वो? किसको बेची थी? अपने रिश्तेदार को, सलीम नाम है उसका। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा कि वो बेच दी तो अब माँ को मार दो? हमने उसको, उसने पहले अपना सोना भी बेच दिया जो उसमें मेरा बहनों का था, वो मेरे बड़ी बहन का भी बेच। तुम्हें लालच हो गई कि माँ ने जो सोना बेच दिया, घर बेच दिया, वो पैसे मिल जाए तुम्हें? तुम्हें ये तमीज़ नहीं आया, या अकल नहीं आई कि मैं मेहनत करके पैसे कमा लूँ? माँ के पैसों पे अपनी लालच दिखा रहे थे? पैसों का लालच नहीं था। फिर किस वजह से सोचा कि माँ ने अगर घर बेच दिया, मर्जी उसकी, सोना बेच दिया, तुम्हारे पास ये कौन सा हक था कि तुमने अपनी माँ को मार दिया? मतलब कोई अकल होती है ना, तुम मेहनत कर लेते। वजह क्या थी? अच्छा चलो, उसने बेच दिया, उसने घर भी बेच दिया, सोना भी बेच दिया, तुम तो उससे पैसे मांगने की हेवस, लालच में हो गए ना? पैसे मांगने की लालच नहीं था, हम उसको ये बोल रहे थे कि पैसा ख़राब नहीं करो, हमने आगे जगह लेनी है, रिहाइश वहाँ करनी है। उसने बोला कि जो पैसा है सारा कर्ज़ों में गया। तो जो मेरा साथ वाला भाई था तीसरे नंबर पे, उसने बोला कि हमारे बाप पे किसी का कर्जा नहीं था। मैं सऊदीया में था उस टाइम, मैं अपने वालिद के इंतकाल पे आया था और अपने अब्बा के लिए इंतकाल पे आया था, गांव गया था। जब गांव से इनको उठा के यहाँ लाया, जब मेरे को पता चले 1-2 महीने के बाद इसने जगह बेच दिया। मैंने इसको बोला भी, इसने मेरी बात को सुना ही नहीं। इस थाने में मेरे ऊपर 2-3 दरख्वास्तें भी दी इसने, मेरे एक भाई को बंद भी करवाया था, मेरे भाई के ऊपर जिना का केस भी डाला था मेरी वालदा ने। बहुत परेशान करने लग गई थी। जहाँ पे हम लोग काम करते थे वहीं पे भी आ जाती थी कि ये गाड़ी है, ये चल रही है, ये भी बेच दो। तो हम बेचना नहीं चाह रहे थे। तुम दोनों खुद क्या हड़ारामी करते थे या कोई काम शाम भी करते थे? हम रेती बजरी का काम करते थे। और कहाँ पे? सरजानी टाउन में। क्या कमाते थे महीने का? महीने दिन का हमारा हिसाब होता था 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेते। अगर तो 5 हज़ार रोज़ के तुम कमा रहे थे,
तो मुझे तो नहीं लगता तुम्हें ज़रूरत होनी चाहिए थी। देखो तुम्हारे बाप का जो था वो तो मर गए, उन्होंने तुम्हारी माँ को दिया। अब वो माँ जिस तरह से दे रही थी तो ये तो समझ में आती है कि हर घर में नोक झोंक लड़ाई मामलात होते हैं ना। तुम्हारे पास ये राइट, ये इख्तियार कहाँ से आया कि तुमने अपने भाई के साथ मिल के। और ये बताओ, जब ये अफसोसनाक, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है कि उसके बाद अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को माँ से जो है मुंसलिक करके मिसाल दी है अपने बंदे के लिए। तो माँ तो एक ऐसा किरदार है, माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कोई भी फ़िरका, कोई भी मज़हब, कोई भी आप शख्स से बात करें तो माँ का रुतबा अल्लाह ताला ने बहुत कीमती और उसका बहुत एहतराम है। लेकिन ये बदनसीब बेटे जिनको ये होश नहीं कि माँ को कत्ल करने के बाद समझ रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी ज़िंदगी भर, अब ये प्रॉपर्टी तो क्या जेल की सलाखों से मेरे ख्याल में बाहर नहीं आ सकेंगे। मुझे बताओ, इस गुनाह को करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई तुमने और भाई ने? जब माँ से तुम्हारी बात नहीं बन सकी, तुम मामों के पास गया, उसके बाद ये घिनौना काम जिस दिन तुमने किया है, वो क्या हिकमत अमली बनाई अपने भाई के साथ? उस दिन हम लोगों ने ये किया कि जो छोटे भाई थे हमारे दो, उनको बाहर भेजा था, और जो बहन थी छोटी उसको कमरे में बंद किया था। उसके बाद इसको मारा था। शर्म नहीं आई तुम्हें सोचते हुए? और ये एक दिन तो नहीं किया होगा, पहले से कुछ प्लानिंग की होगी। और तुम्हारी बहनें भी हैं, वो बहनें कहाँ हैं जिनसे तुम्हारा बाद में रब्ता हुआ? वो बहनों से क्या काफ़ी अरसे से रब्ते में नहीं थे? बहनों से रब्ता तो मेरा नहीं होता था रोज़, कभी महीने में 2 महीने में एक दफ़ा हो जाता था। लेकिन उस दिन जब हमने अपनी वालदा को मारा तो फिर बहन को फ़ोन किया था बड़ी वाली के कि तुम अपने उसके रिश्तेदारों को बता दो। तुम्हें अभी बताते में भी शर्म नहीं आ रही कि अपनी माँ को तुमने मार दिया और इतने मज़े से तुम बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ज़िंदगी पे, अपने किरदार, अपनी शक्ल के ऊपर। और तुम्हारी ज़िंदगी वो अल्लाह ही तुम्हें इसका हिसाब लेगा। लेकिन ये बताओ कि जिस वक्त ये तुमने घिनौना काम किया, उस वक्त तुम्हें अपने बहन भाइयों पे भी शफकत, शर्म नहीं आई कि उसको एक को तुमने बंद कर दिया, एक को बाहर भेज दिया? अगर उसको अगवा कर लेता कोई बाहर से, क्योंकि तुम तो लालच में थे ना कि पैसे निकल जाएं। अच्छा, ये कैसे सोचा माँ को मारने के बाद अब वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी तुम्हें? प्रॉपर्टी का मसला, वो पैसा मिल जाएगा? प्रॉपर्टी का मसला नहीं था, पैसे का। पैसा मैं अपने पास सऊदीया से बहुत लाया था, लेकिन वो उड़ा रही। तेरी शक्ल और शख्सियत देख के नहीं लग रहा कि पैसा तू लेके आया था। और अगर तेरे पास पैसा होता तुम ये वाला काम बिल्कुल नहीं करते। तुम्हें शर्म है कुछ इस अपने घिनौने काम के ऊपर? कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई कुछ? और ये बताओ, जो तुम्हारा दूसरा भाई जो नासूर है, जिसने मिलके तुम्हारी माँ को मारा, वो उस वक्त कहाँ है? और तुम्हारी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? मैं तो फकीर कॉलोनी से औरंगी टोन से पकड़ा गया, होटल में बैठा हुआ था, और वहाँ से मेरे को तो गिरफ्तार। बहुत अपने आप को डेढ़ होशियार समझ रहे थे कि मैं मार दूंगा और फिर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो फिर अब तो तुम सलाखों के पीछे हो। शर्म नहीं आ रही अपनी अकल के ऊपर? शर्म तो बहुत आ रही है, अफसोस भी हो रहा है। लेकिन भाई इस वक्त कहाँ है तुम्हारा, वो घिनौना जिसने ये कत्ल किया था मिलके तुम्हारे साथ? भाई के पीछे हम वहाँ भी गए जहाँ काम करते हैं, लेकिन वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी और भाई हाथ नहीं आया। 2-3 दिन से वहाँ जा रहे थे हम लोग। तो तुम्हारे जो छोटे बहन भाई हैं, तुमने नहीं सोचा बाप के बाद जो बड़े भाई होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना? तो अब तो तुम्हारा घर, जो बचा कुचा घर था, वो भी बर्बाद हो गया। ना घर में तुम रहोगे, ना तुम्हारा भाई रहेगा, वो छोटे बहन भाई ख्वार, बहनें ख्वार। तो इस बदनसीबी की ज़िंदगी को क्या कहना चाहोगे, अपने लिए भी, अपने भाई के लिए भी? और जो तुम जैसे दरिंदे इस शहर में रहते हैं, जिनकी ज़हनियतों में इतनी ग़लाज़तें, इतनी बदनसीबी की सोच है, और जो अल्लाह की अहकामात को नहीं समझते, तो उनको क्या कहना चाहोगे अपनी बदनसीबी के ऊपर शर्म खाते हुए? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा ना करे, पहले मशवरा करे, बड़ों को बिठाए, और ये कदम कोई भी इख्तियार ना करे। अगर बाप के बाद यतीम औलाद जायदाद के तनाज़े पे माँ को कत्ल कर दे, तो क्या कानूनी तौर पे वो औलाद जायदाद की हकदार है या नहीं? आइए माहिर कानून से जानते हैं। इस तमाम तर वाक़ये पे जो है हमारे साथ इस वक्त लॉयर भी मौजूद हैं, ज़फ़र हमदानी इनका नाम है। मैं इनसे भी जानूंगा कि कानूनी हवाले से इस पूरे केस के ऊपर क्या चीज़ें बनती है। मुझे बताइएगा सबसे पहले कि अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल हो जो पुलिस की वर्दी इस्तेमाल करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है या क्राइम करता है, तो हमारा कानून इस सारी चीज़ों पे हमारा कौन सा कानून है और उनकी सज़ाएं क्या बनती हैं? वेस्ट के अंदर ये वाक़या पेश आया जिसमें बेटों ने जो है वो अपनी माँ को प्रॉपर्टी के तनाज़े के ऊपर जो है वो कत्ल कर दिया। अब आपको पता है कि अगर फादर नहीं होते उस खातून के, जो है वो शोहर नहीं हैं, तो शोहर ने ही जाहिर सी बात है वो अपनी बेगम के इन बच्चों की माओं के हवाले की होगी जो भी प्रॉपर्टी थी जिन पे इनकी लड़ाई हुई। जी जी। अब वो जो प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ लीगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि माँ तो मर गई और बेटे कातिल बन गए,
तो ये आगे इस चीज़ को प्रोसीडिंग कैसे होगी उस प्रॉपर्टी की, और वो प्रॉपर्टी जाएगी कहाँ? इसमें कानून क्या है? क्योंकि कत्ल का तो उनके ऊपर जुर्म आयद हो गया है। साद देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का कानून है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ऐसे केसेस के अंदर जहां कत्ल आमद साबित हुआ है, किसी फ़र्द ने किसी फ़र्द को जो है जान या उसकी जान को ले लिया, उसको कत्ल कर दिया है। अब इस कत्ल को पहले तो ये तहकीक होती है कि आया कि ये कत्ल किस नौइयत का है। कत्ल आमद, जैसे कि आप अब इसको केस को बता रहे हैं जो वेस्ट के अंदर हुआ है, ये कत्ल आमद है कि लोगों ने किसी एक पर्पस के तहत एक फ़र्द को, चाहे वो खातून हो या मर्द, उसको कत्ल कर दिया है। अब उसके पीछे इंटेंशन कोई भी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के, तो सबसे पहला तो इत्तलाक इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि उनके ऊपर 302 जो है वो पर्चा कटेगा। ठीक है, अब रह गई बात कि उस औरत के जिसका कत्ल हुआ है, कत्ल भी अपने बेटों ने ही किया है। बिल्कुल। अगर उसका कोई और फर्द या रिश्तेदार, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, यानी 18 साल से कम हो या 18 साल से ज़्यादा हो, अगर वो मौजूद है तो फिर वो किसास के लिए वली बन सकता है। यानी किसास से मुराद ये है कि कत्ल के बदले में कत्ल। और फिर दूसरा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाते हैं, बाज़ों का दियत पे बात चली जाती है, बाज़ों का ज़मान पे बात चली जाती है, बाज़ों का अर्श पे बात चली जाती है, तो उसके लिए वली का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब इस नौइयत के अंदर अगर उस औरत के कोई और बच्चे मौजूद हैं तो फिर वो उसके वली होंगे, और अगर कोई वली ना हो तो फिर हुकूमत पाकिस्तान, यानी हमारा कानून जो है वो इतना बेहतरीन है कि उसके अंदर फिर वली या केस करने का ऐसा इस्तेहकाक जो है वो गवर्नमेंट को हासिल होता है। तो फिर हुकूमत, रियासत जो है उस फ़र्द के लिए जो है वो वली बन जाती है और उसका इस्तेहकाक दिलाती है। आपने देखा होगा जितने भी क्रिमिनल केसेस बनते हैं उसके अंदर सरकार बनाम मुल्जिमान होता है, यानी स्टेट वर्सेस जो भी अक्यूज पर्सन होगा। तो ये कानून जो है इसी वजह से कि अगर खुदा ना खास्ता कोई फ़र्द किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, सेक्शन 204 है पीपीसी के अंदर, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी फ़र्द ने कोई ऐसा दस्तावेज़ या कोई ऐसा एविडेंस जो किसी केस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, उसको हज़फ कर दिया, ख़राब कर दिया, मिटा दिया, या किसी को डरा धमका के उसको छुपा दिया, उस सूरत के अंदर वो सेक्शन लग रहा होता है। अब यहाँ पर क्या है, जब सरकार को या किसी भी तरीके से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके साबित हो गया कि कत्ल अमद हुआ है और कोई फ़र्द ऐसा नहीं है जो सामने आ रहा हो, इस कंडीशन के अंदर फिर जो रियासत है फिर उस मकतूल की जिसका कत्ल हुआ है फिर उसके इस्तेहकाक के लिए खुद खड़ी होती है। बाहैसियत इंसान हम किस नहज पर पहुँच चुके हैं? लालच, हवस की खातिर हम अपने खूनी रिश्तों को भी भूल चुके हैं। हम अंधे हो चुके हैं कि हमें नज़र ही नहीं आता। हम चंद पैसों के पीछे अपनों के ही कातिल बन चुके हैं। आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि वालिदैन जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उस तरबियत में उनके बच्चे जो हैं वो बाहर भी जाते हैं, माशरे का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि माशरे में जाने के बाद उनको ऐसे कौन से लोग हैं जो वर्गला रहे हैं, और इतना वर्गला रहे हैं कि वो अपने ही वालिदैन की जान ले लें। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तरबियत करने के साथ साथ इस चीज़ को भी लाजमी देखें कि आपकी औलाद किससे मिल रही है, उसके दोस्त अहबाब कौन हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि घर से निकलने के बाद कौन सा शख्स उसको क्या ऐसी चीज़ बता रहा है जिससे वो अपनी खूनी रिश्तों से ही दूर हो रहा है। हमने माजी में भी ऐसे केसेस कवर किए हैं जिसमें सगी औलाद ही अपने वालिदैन की कातिल बन गए। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।